हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस 2021 हिंदी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। ठीक है, इससे पहले जो है 4 सेट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के इस बुक से। तो इसका ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है जो कि हिंदी सीरीज का है, और सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये लोअर मेंस के लिए जो ये प्रैक्टिस सेट बुक आई हुई है, यह आई हुई थी यूपी ट्रिपल एस यूथ कंपटीशन का। तो इसमें 5 प्रैक्टिस सेट थे। तो जो हो गया, इसके बाद में जो है हिंदी के जितने यूपी ट्रिपल एस में अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं करवाऊँगा। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन करके। तो वो अगर आप लोग उसको चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसको करवाया जाए या ना करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है कि र शब्द जो है उसका विवरण बताना है कि ये इसका विवरण क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पद विन्यास या पद विवरण। तो देखिए, र वर्ण का जो पद विवरण होगा वो होगा वत्सर्य, लुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, र शब्द जो है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है, सघोष शब्द होता है, ठीक है, लुंठित ध्वन होता है, और वत्सर जो है ध्वन होता है। तो इसका आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वत्सर ध्वन किसे कहा जाता है। तो दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्स कहते हैं। ठीक है, वत्स जो कहा जाता है वो दांत और मसूड़ मसूड़े जो मिलते हैं उन्हें कहा जाता है दंत मूल को। ठीक है, और इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वन वत्सर ध्वन कहलाती है। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में जो जैसे है ना है, जा है, रा है, ला है और सा है, ये सारे वर्ण जो हैं ये वत्सर ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को इसको याद रखना है कि इस वत्सर ध्वन में कौन कौन से ध्वन आती हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सा, ना, जा, र और ला। ठीक है, इतने वर्ण आते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं लुंठित। लुंठित ध्वनि किसे कहा जाता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, जीभ का अग्रभाग यानी कि आगे वाला भाग मुड़कर वत्स को शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा ये हो गया। और इसमें जो है जीविका के जो मतलब यानी कि जीभ जो है, जीभ के चलने के कारण या कंपन के कारण ही इसको लुंठित ध्वनि कहा जाता है। लुंठित मीन्स लुढ़का हुआ, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है लुढ़का हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को ये याद रखना है। अगला इसमें है सघोष। तो सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है। सघोष व्यंजन कहा जाता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये मैंने दूसरा या तीसरे सेट में शायद इसके बारे में सघोष और अघोष व्यंजन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोग इसके पिछले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारा देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है कि और सब में कोई ना कोई भी डिटेल से बताया हुआ चीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ साथ य, र, ल, व और हा ये भी सघोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और एक होता है अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा वर्ण आता है। ठीक है, और जितने स, श, ह यानी कि ऊष्म व्यंजन जो है ये भी अघोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, सघोष में पहला वर्ग नहीं आता है, अल्प प्राण में पहला वर्ग आता है। ठीक है, पहला वर्ग जैसे अभी का वर्ग हम लेते हैं तो का पहला वर्ण का है, फिर तीसरा यानी कि ख के बाद गा तीसरा आता है, फिर पांचवा यानी कि घ के बाद अंगा। तो ये सारे अल्प प्राण व्यंजन हो गए। चलिए इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द कोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। इसमें से बताना है कि कौन शब्द जो है सबसे पहले, अगर हिंदी डिक्शनरी बनाए हिंदी की तो उसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए ऋग्वेद है, ऋक्ष है, ऋण है, ऋण है। ठीक है, तो इसमें जो है ऋक्ष यही आएगा सबसे पहला। क्यों आएगा, इसका हम विन्यास करते हैं। ठीक है, इसको विन्यास करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए अगर हम ऋक्ष को तोड़ेंगे तो ये कितने शब्दों से बना है। पहले तो इसमें ऋ हो जाएगा, इसके बाद ये व्यंजन वाला का के साथ बना हो, इसके बाद फिर श बना है, इसके बाद इसमें लास्ट में आ जुड़ा है। तो इतने सारे व्यंजन इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है,
री, क, श और आ। अब देखिए ऋग्वेद का अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें आएगा पहला वर्ण री, इसके बाद ये ग आएगा, इसके बाद आएगा वा, फिर इसके बाद जो है ए, फिर इसके बाद द, फिर आ। ठीक है, इसके बाद ऋण, अगर हम ऋण को तोड़ते हैं तो ऋण में पहला वर्ण जो आएगा वो री आएगा, दूसरा वर्ण इसमें ड़ आएगा और तीसरा वर्ण आएगा छोटा आ। ठीक है, इसके बाद ऋणु को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे री आएगा और फिर ड़ आएगा, इसके बाद फिर छोटा ऊ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको देखिए ऑप्शन में वर्ण विन्यास कर लिए तो री तो पहला वर्ण सब में आ रहा है, लेकिन ऋग्वेद में गा दूसरा वर्ण आ रहा है और ऋक्ष में का दूसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, और ऋणु में ड़ा और इसमें भी ड़ा, तो इस हिसाब से का पहले आता है, तो इसलिए ऋक्ष जो है पहले स्थान पर रखा जाएगा। इस तरीके से इसको तोड़ के जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ये भी सिलेबस के अनुसार सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो क्वेश्चन को वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, तभी जो है इसका फ़ायदा मिल पाएगा एग्जाम में। आधा अधूरा देख कर छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन शुरुआत के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लास्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पता तो है नहीं किसी को, तो हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग शुरुआत के छोड़ देख कर इसके बाद छोड़ देते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। देखिए, तो इनमें से जो शुद्ध लिखा हुआ है शब्द वो है पहला आंसर इसका हो जाएगा ये पार्ट अधिशासी। ये अधिशासी जो लिखा ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है, बाकी तीनों जो है ये गलत शब्द लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इसमें बताना है कि कौन सा अपव्यय पद है। ठीक है, अपव्यय पद बताना है। देखिए इसमें से अपव्यय पद हो जाएगा हमेशा, हमेशा आंसर हो जाएगा अपव्यय पद, यानी कि बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसमें वह और अपने ये दोनों वर्ड जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है, ये प्रोनाउन है दोनों, वो और अपने, और जो गीत है गीत ये है संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें से आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है। देखिए इसमें से इस तरीके से परिभाषा भी पूछा जा सकता है। तो व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसे शब्द विचार कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, शब्द विचार कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें शब्दों के भेद, शब्दों के रूप, शब्दों के बनावट, तो उसमें शब्द विचार आंसर इसका हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिस पर विचार किया जाएगा, अगर वर्ण पर विचार किया जाएगा तो वर्ण विचार, शब्द पर विचार किया जाएगा तो शब्द विचार, वाक्य पर विचार किया जाए तो वाक्य विचार, और अगर भाषा पर विचार किया जाएगा, जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाएगा तो भाषा विकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए शब्दों के भेद और रूप, बनावट पर विचार किया गया तो ये शब्द विचार, आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। एक क्वेश्चन इससे भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन में एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है तद्भव तत्सम शब्द। तो इसमें से हमें बताना है कि एक शब्द इसमें से जो है वो है तत्सम शब्द। तो देखिए कारण, लोहा, बंदर और दूध, इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है कारण। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, कारण इसका तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव शब्द की बात करें तो कारण इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, अड़ा की जगह ना हो जाएगा तो तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, लोहा के अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो लौह होता है, लौह। ठीक है, दूध के अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो दुग्ध होता है, दुग्ध। ठीक है, बंदर के अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो वानर होता है, वानर। ठीक है, वानर जो होता है वो तत्सम होता है, बंदर जो होता है वो तद्भव होता है। तो ये भी आप लोग देख के पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पहले पिछाड़ी का संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा, तो पीछा प्लस आड़ी, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा, पीछा प्लस आड़ी। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो प्रत्यय के रूप में आड़ी प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका सी पार्ट से हो जाएगा आड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का डैश से है, किससे है।
तो अमृत का विष किससे संबंधित होता है? तो ये देखिए इसका अपोजिट लिखा हुआ, विलोम लिखा हुआ, अमृत का विलोम विष होता है। तो अंतरंग का विलोम क्या होगा इसमें, ये बताना है, ठीक है। तो अंतरंग का विलोम देखिए रंग, बहिरंग, भुजंग और सारंग, इनमें से आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अंतरंग का जो है विलोम होता है वो बहिरंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बताना है। और इसमें और जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसके भी विलोम शब्द जान लेते। तो अमृत का विलोम होता है विष, ठीक है। आमिष का विलोम होता है निरामिष। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो पूछे जाते हैं, अधम का होता है उत्तम, ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है तरक्की का पर्याय नहीं है। तो विकास, पर्याय मीन्स पर्यायवाची, सिनोनिम्स, तरक्की का सिनोनिम्स बताना है। विकास बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष। तो देखिए तरक्की मतलब उन्नत होना, उन्नत करना या वृद्धि करना या विकास करना, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अपकर्ष जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अपकर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है या इसका अर्थ क्या होता है? अन्य मनस्क शब्द का अर्थ, ठीक है। तो इसका होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट से ही हो जाएगा, अन्य मनस्क का, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक को कोई कथन गलत है, ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, ठीक है। तो देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, बिल्कुल सही है, राइट है। ये संधि शब्द का जो है संधि का ये परिभाषा लिखा हुआ है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये स्वर संधि का परिभाषा है। अगला देखते हैं। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है एकदम। नेक्स्ट अब यही बचा जो लास्ट में, तो यही गलत हो जाए, इसको पढ़ लेते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि विसर्ग संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विसर्ग के बाद, नाट इसमें देखिए साथ लिखा है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें साथ लिखा, यही गलत हो जाएगा, डी पार्ट इसका, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो देखिए नीलोत्पलम, ये कर्मधारय समास है या नहीं है? तो एक कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास, इसके समास के बारे में मैंने पिछले वाले सेट में जो है विस्तृत से बताया हुआ, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी जो है इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। जब कोई एक खंड, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है वहाँ पर। तो ये देखिए नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है दशानन। दशानन में बहुव्रीहि समास है, तो बिल्कुल है बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास का परिभाषा है कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द बन जाते हैं और उसका अर्थ जो है अलग निकलता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए दशानन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना, दस और आनन, यानी कि 10 आनन जिसके 10 शीश हों उसे क्या कहेंगे, अर्थात रावण। तो आंसर इसका ये भी बी पार्ट भी सही है। अगला है राम लक्ष्मणों में अपव्ययी भाव समास, ठीक है। तो देखिए अपव्ययी भाव समास में जो होता है इसका परिभाषा, तो उसमें होता है कि पहला पद जो है अव्ययी भाव होता है, अव्यय होता है। तो इसमें राम अगर लक्ष्मण के हम विन्यास करेंगे तो राम और राम डैश लक्ष्मण या राम और लक्ष्मण होगा, जो कि इसमें अव्ययी भाव समास ना होकर इसमें द्वंद्व समास होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट ही हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है और इसमें जबकि दिया हुआ है अव्ययी भाव समास, ठीक है। और दीवारात्र, दीवारात्र का भी ये द्वंद्व समास है, आंसर इसका डी जो है सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट बताना था कि कौन इसमें से सही नहीं, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास होके ना, समास ना होके द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, फिर द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये बताना है। तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और इनके विग्रह करने पर यानी कि तोड़ने पर योजक शब्द का प्रयोग होते हैं, जैसे और, तथा, ये सारे योजक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाए। जैसे रात दिन, तो रात और दिन दोनों पद प्रधान है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, दोनों पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, कौन सा ये वाक्य भेद है ये बताना है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य चले आते या अवश्य आते। इसमें से देखिए संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें देखिए संकेतवाचक वाक्य है, क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है, देखिए वाक्य से ही निकल रहा है कि आपने बुलाया होता, मैंने संकेत दिया होता तो हम अवश्य आते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, क्योंकि जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है उसे संकेत, वहाँ पर संकेत वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक सही है यह बताना है। ठीक है, ये पार्ट है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है पार्ट जो है वो सही है, सही सही लिखा हुआ है। देखिए इसमें डी पार्ट जो है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, डी पार्ट, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ये वापस लौटे और वापस लौटे है, तो वापस मीन्स होता है कि लौटना। ठीक है, वापस लौटना। अब वापस अगर 2 बार लगा दिया वापस लौटे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसमें डी पार्ट ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गति करना। दुर्गति करना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है कि दुर्गति करना का अर्थ मुहावरा क्या होगा। तो धज्जियाँ उड़ाना, पगड़ी उछालना, नाक रगड़ना, नाको चने चबाना। तो इसमें से जो धज्जियाँ उड़ाना यही आंसर हो जाएगा। धज्जियाँ उड़ाना मीन्स दुर्गति करना। ठीक है, और पगड़ी उछालना मीन्स होता है इज्जत उतारना। नाक रगड़ना मीन्स होता है मिन्नतें करना। ठीक है, नाको चने चबाना मीन्स खूब तंग करना। तो ये इसके सारे अर्थ होते हैं, आप लोग मुहावरा भी पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोग अपनी महत्ता जताने के लिए बहुत दिखावा करते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं। इस कथन के लिए कौन सी लोकोक्त उपयुक्त होगी। तो इसमें देखिए जो ये दिया हुआ है इस कथन के लिए उपयुक्त वाक्य है, लोकोक्ति है, वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, लोग अपनी महत्ता दिखाने के लिए या जताने के लिए बहुत दिखावा करते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है। शासकीय पत्र कहा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है या फिर टिप्पणी कहा जाता है या फिर कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो बताना है वो हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी जो काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाला पत्र जो होता है वो अर्ध शासकीय पत्र होता है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बोली से है, बोली से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग बोली भी पढ़ के जाइएगा सारे के सारे। ठीक है, इसके पहले जितने भी मैंने 3-4 पार्ट जो कराए उसमें एक क्वेश्चन बोली का जरूर रहा, उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ था, आप लोग उसको जाकर एक एक करके देख सकते हैं, आपको लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न कौन से ज़िले में बोली जाती है ये बताना है। तो कन्नौजी बोली जो है वो बोला जाता है फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखाबाद कन्नौज के आसपास कन्नौजी बोली उसी के आसपास बोली जाती है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। अब इस बोली का जो विकास हुआ था वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह जो है ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। ठीक है, यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर आदि इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। ठीक है, ये बताना है कि यह कहानी है कि नाटक है कि एकांकी है या फिर उपन्यास है। तो ये देखिए बिना दीवारों का घर जो है यह एक नाटक है जिसको मन्नू भंडारी द्वारा ये लिखा गया, रचित है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, नाटक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। ठीक है, इसमें बताना है कि क्या अशुद्ध है या क्या गलत है। ठीक है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली में दंड और सजा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस वाक्य में जो अधिक पदत्व दोष है तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। तो ये था इसका ओवरऑल सेशन प्रैक्टिस सेट 5 का, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा।
और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले अब इसके बाद जो है मैं प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने करवाए हैं उसके बारी बारी से 25-25 क्वेश्चन का सेट बना कर लाऊंगा, तो उसको भी देखिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।